Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about it is part 128 of polity. In this video we will discuss about Attorney General's function. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं, हम इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल्स के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो हमने पहले देखा था कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अपॉइंटेड होता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, किसको, अटॉर्नी जनरल को। तो ये कैसी पोस्ट होती है, इसके पास क्या फंक्शन होते हैं, ये हम चीज़ें अब देखेंगे। तो फंक्शन कहे, पावर कहे, राइट्स कहे या ड्यूटी भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो क्या है अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस? ही कैन सिट इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये हमने बताया था कि किसी भी कोर्ट में इंडिया की अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, बैठ सकता है। वहाँ पे किसी भी कोर्ट में कौन बैठ सकता है? अटॉर्नी जनरल एज अ जज। तो ये पावर किसके पास है? अटॉर्नी जनरल के पास। किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है कौन? अटॉर्नी जनरल। हमने जब क्वालिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था ये सुप्रीम कोर्ट का जज होना भी चाहिए। उसी के बाद इसीलिए मोस्टली हम देखते हैं कि जो रिटायर्ड जज होते हैं वही अटॉर्नी जनरल बनते हैं, या जो जज रह चुके हैं, हाँ, बीच से कोई अटॉर्नी जनरल बना। तो अटॉर्नी जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, हाँ। या और एडवोकेट जनरल कहाँ पे होता है? वो स्टेट में होता है। तो हम देखें अगर ही कैन सिट इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कितनी बड़ी पावर है कि दुनिया की पूरे भारत के जितने कोर्ट हैं उन सब में जा करके जजमेंट दे सकता है कौन? अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट का जज कहाँ रहेगा? हाई कोर्ट में। लेकिन अटॉर्नी जनरल ये यूनियन पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्क कर सकता है, किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है। फिर ही गिव्स एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इसी कार्य के लिए है। क्या करता है? अब आप देखिएगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि ब्यूरोक्रेट होते हैं, प्रेसिडेंट और सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो। तो अगर हम देखें तो जितनी भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हो, तो हम ये देख रहे हैं कि जब कोई भी बिल या कोई भी लॉ जब भी आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसको देखने वाले बहुत लोग हैं। जैसे उस पर सजेशन कौन कौन दे सकता है? अटॉर्नी जनरल दे सकता है, राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा। फिर क्या होगा? फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, हाँ। और कभी कभी उस पर जजमेंट कौन देता है? उसको क्लियरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है, कोऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो उन लॉस पे, या जैसे मान लिया कि कोई भी इमरजेंसी से रिलेटेड लॉ आया या फ्रीडम से रिलेटेड कोई लॉ आया तो उसके ऊपर क्या होगा, अब केसेस भी अराइज होंगे उसके अगेंस्ट या फेवर में सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर रिलेटेड कुछ ना कुछ जजमेंट्स कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। तो होता क्या है, इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी टाइम लग जाता है कोई भी लॉ बनने में। क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि उसको चेक करने वाले बहुत लोग हैं। क्योंकि और ये भी है कि इंडिया में क्योंकि ऐसा है, इसीलिए जब कोई जजमेंट आता है तो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही एक्यूरेट क्या होता है, जजमेंट होता है। अगर हम देखें तो 1947 में हमारा भी देश डिवाइड हुआ था, ठीक है। हमारा भी देश क्या हुआ था, जब मॉडर्न हिस्ट्री जब हम इथिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। जब हम इथिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है एंड एंड मीन का। एंड का मतलब होता है कि लास्ट। कुछ लोग कहते हैं 1923 में के आसपास, 1922 के आसपास या 1927 के आसपास, जब नॉन कॉपरेशन चौरी चौरा मूवमेंट, कभी कभी जब देखा गया कि जब चौरी चौरा मूवमेंट हुआ तो इन सब में क्या हुआ कि कहीं कहीं पे जा करके क्या हुआ कि जो ब्रिटिशियन थे, पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, तो उनका क्या हुआ, हाँ, पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को क्या किया गया वहाँ पे, हाँ, मान लिया एक थाना लगा हुआ है, हाँ, क्या है, हाँ, पूरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स वगैरह है और उनको जा करके बम से उड़ा दिया गया था एक बार, हाँ। तो क्या हुआ, नॉन वायलेंस था, हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो उसमें क्या हुआ, एकदम से वायलेंस क्रिएट हो गया। तो वायलेंस क्रिएट क्या हुआ, तो फिर गांधी जी ने क्या किया, जब वो पूरे देश में जबकि फैल गया था फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको वापस ले लिया। तो अगर हम इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे,
वैसे देखे तो कहा जाएगा कि गलत है, वैसे देखें तो कहा जाएगा गलत है। क्यों? ताकि उसी समय हो सकता है कि एक जगह अगर वायलेंस भड़की थी, एक जगह चिंगारी भड़की थी चौरी चौरा कांड में, हाँ पुलिस वालों को मारा गया था, हाँ तो क्या होगा, जिससे अब वही चीज़ें कई जगहों पे दोहराई जाएंगी और भारत में लोग क्या करेंगे, वायलेंस करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो क्या होगा, मतलब शांति से नहीं, कैसे, हिंसा से वायलेंस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो ब्रिटिश हैं वो देश छोड़ करके भाग जाएंगे। तो एक तरफ देखें तो हमको फ्रीडम बहुत जल्दी मिल रही है 1923 के आसपास, 1922 के आसपास, तो 1920 से 1930 के बीच में हमको फ्रीडम मिल सकती थी। लेकिन वहाँ पे, और अगर हम इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे देखें तो गलत है। क्यों? ताकि हमें फ्रीडम जल्दी मिल सकती थी लेकिन नहीं मिल पाई। लेकिन अगर इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है एंड मतलब लास्ट, लास्ट मतलब परिणाम, रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट की बात अगर हम करें, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत, अगर वायलेंस क्रिएट हो जाता पूरे देश में, पहला कांड हुआ था चौरी चौरा कांड, उसमें वायलेंस क्रिएट हुआ, तो अगर वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहता तो हर जगह वायलेंस होती, जल्दी हमको फ्रीडम मिल जाती। तो परिणाम क्या होता, हमें फ्रीडम तो मिल जाती, तो क्या होता, क्योंकि अगर हमको वैसी फ्रीडम मिलती वायलेंस के थ्रू, तो क्या होता, तो लोग देश के यही समझते, यही मैसेज जाता, मैं एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लोग यही समझते, यही मैसेज जाता कि वायलेंस के जरिए क्या होता है, हम कोई भी चीज़ पा सकते हैं। जब हमने देश की आज़ादी जैसी चीज़, इतनी बड़ी फ्रीडम पा ली, हाँ, तो और चीज़ों के लिए क्या, तो कोई भी छोटी सी बात होती तो फिर कोई भी लॉ का सहारा या कोई भी अहिंसा का सहारा या ऐसा कुछ नहीं करता, सीधे उसकी गोली मार देता। तो मतलब क्या होता, वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करता। क्यों? उसके पास मेंटेलिटी है, उसके पास क्या है, एक आइडियलनेस है। आइडियलनेस मतलब आदर्श मान रखा है कि हमारे देश की फ्रीडम कैसे हुई थी, वायलेंस से हुई थी, तो बिना वायलेंस के कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मेंटेलिटी बैठ जाती। तो वहाँ पे अगर इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सही, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस दिया, तो यहाँ पे सही है। क्योंकि अगर परिणाम ऐसा हो जाता, वायलेंस वहाँ पे क्रिएट कर हो जाती पूरे, अगर देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लिया गया होता, हमें वायलेंस के जरिए जल्दी भी आज़ादी मिलती, 1947 में नहीं मिलती, उससे जल्दी मिल जाती, 10 साल 12 साल, तो क्या होता, तो लोगों के मन में तो यही बैठता कि वायलेंस के थ्रू ही हमको आज़ादी मिलनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम पाकिस्तान डिवाइड हुआ, जिन्ना जी ने डिवाइड किया, फिर जिन्ना ने और नेहरू ने डिवाइड किया इसको, तो फिर क्या हुआ, एक तरफ जो हमारा देश था, एक तरफ जो हमारा इंडिया था, तो वहाँ पे क्योंकि नॉन वायलेंस के जरिए सारी चीज़ें हुई थी, तो सभी तरह से आज भी हमारे पूरी की पूरी डेमोक्रेसी में, चाहे जितने भी उतार चढ़ाव हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन जब वो साथ में बैठते हैं तो अच्छे से बर्ताव करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे वायलेंस नहीं क्रिएट की जा सकती। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान में देखें, क्यों, वहाँ वायलेंस के थ्रू उनका देश बना, वायलेंस के थ्रू देश बना, तो क्या हुआ, अब वहाँ पे बंगालीज़ हैं, सिंधीज़ हैं, तो आपस में क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे मिलिट्री ही लड़ाई करती है, वहाँ पे मिलिट्री ही लड़ाई कर रही है, गवर्नमेंट ही लड़ाई करवा रही है कि जीतने के लिए इलेक्शन। तो क्या हो रहा है, वहाँ खुद ही डिपार्टमेंट ही लड़ाई कर रहा है, और इसीलिए बार बार कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, मिलिट्री के। अभी तक की भारत में अगर कहे तो मिलिट्री का कंट्रोल आया नहीं, मिलिट्री मतलब पावर, मिलिट्री पावर मतलब, यहाँ पे मिलिट्री का मतलब है सीधे लड़ाई से। तो बॉर्डर पर तो ज़रूरत है उसकी, लेकिन अगर कह दो कि सिटीज़ में मिलिट्री लगा दो, जब कोई ऐसी ज़रूरत हो तो वहाँ पे फोर्स लगे, जैसे इलेक्शन के टाइम पे, हाँ, या कोई कांड हो सकता है तो लगे। लेकिन अगर फालतू में हर जगह मिलिट्री है, छोटी छोटी बातों के लिए भी मिलिट्री है, जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि हर अगर घर पे अगर हम देखें तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई फोर्स का मेंबर रखा है। क्यों? कभी भी लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, वहाँ पे वायलेंस के थ्रू सब मिला, तो वहाँ पे वायलेंस को ही आदर्श माना गया, इसीलिए वहाँ पे इतनी लड़ाई होती है और कोई भी पार्टी टिक नहीं पाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इंडिया में बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इसने मीन्स का सहारा लिया। मीन्स मतलब क्या किया, उसका मीनिंग समझा कि मीन्स मतलब यहाँ पे ये एंड मतलब रिजल्ट हो गया। यहाँ पे मीन्स का सहारा लिया गांधी जी ने कि नॉन कॉपरेशन से हम काम करें, यहाँ पे हम क्या करें, एंड को, केवल परिणाम को ना देखें और भी चीज़ों को देखें। तो यहाँ पे मीन्स एक एथिक्स का डिलेमा है। हाँ, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, वो हम बाद में बात करेंगे, हाँ, जब एथिक्स में जाएंगे। तो मीन्स का सहारा लिया, हाँ, कहने का मतलब मेरा केवल इतना है, तो मीन्स का सहारा लिया
तो जिससे क्या हुआ, हमारा देश तो आज़ाद बाद में हुआ, लेकिन क्या हुआ, हमारे देश में आज़ादी किससे आई, नॉन कॉपरेशन से, सॉरी नॉन वायलेंस से आई, अहिंसा के जरिए ही आज़ादी आ गई। कैसे आई, तो बहुत सारे हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया, बहुत सारी नेशन एक्टिविटीज़ दिखाई कि हमारा भारत ऐसा था, क्या किया, वंदे मातरम सॉन्ग बनाया, मतलब बहुत सारे वेज के जरिए क्या हुआ, बहुत सारे वॉर्स भी हुए। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे वॉर्स हुए, लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट पॉइंट पे अगर हम टोटली नेशन को देखें, वॉर्स कहाँ पे हुए, छोटे छोटे रीजन्स में। अगर नेशन को देखें तो क्या हुआ, मूवमेंट्स ज़्यादा हुए, वॉर कम हुए, मूवमेंट्स ज़्यादा हुए। जब वास्तविकता में एक आइडियलनेस बनी कि हमको अपना एक खुद का भारत चाहिए, तो क्या हुआ, तो लास्ट में अगर हम 1900 से लेकर के 1947 तक का सफ़र देखें, तो जब वास्तविकता में आज़ादी चाहिए तो उसके पहले लोग आज़ाद होना नहीं चाहते थे। हाँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, पूरी तरह से लोग आज़ाद होना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इसी में कुछ ना कुछ बदलाव करके ब्रिटिशियन हमको अच्छे से रखे, तो वहाँ पे वो ये नहीं चाह रहे थे। ये हम पढ़ेंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर 1900 के बाद देखें हम, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं। मैं कहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स मतलब शांति से काम हो रहा है। तो क्या हुआ, अभी भी आज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लड़ाई नहीं है, चाहे जितना पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन लड़ाई नहीं होती। क्यों, वॉयलेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि नॉन वॉयलेंस के जरिए भी हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या हमको करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन जो हमको मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन जो हमको मिलेगा वो अच्छे से पूरा, हम वो कह सकते हैं हाँ, स्टेबल होगा। जो भी हम प्राप्त करेंगे वो स्टेबल होगा। जैसे कि हमारी अगर देखें, पाकिस्तान की तुलना में एक ही टाइम पे डिवाइड हुआ, तो वो पाकिस्तान क्या हुआ, वायलेंस के जरिए सब कुछ वहाँ पे हुआ, तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, इकोनॉमी वगैरह सब गिर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ की इंडिया की बात करें, तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी के जरिए सब हुआ, वायलेंस को में नहीं रखा गया, यहाँ पे नॉन वायलेंस को रखा गया, अहिंसा को। तो क्या हुआ, धीरे 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 टाइम तो लगा, लेकिन आज भी हमारी गवर्नमेंट सबसे स्टेबल है, आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे स्टेबल है। ये हमको लगेगा तब जब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो क्या हुआ, नॉन वायलेंस का रोल है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे टाइम लगता है। ऐसे ही ये सारी जितनी भी फंक्शंस हैं, चाहे वो ये सारी जितनी भी पोजीशंस हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, तो जितना भी मान लिया, अगर चाहे कुछ भी विद्रोह हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट हो, जुडिशरी है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, सीएम है, तो इन सबके होने से क्या होता है कि जब जजमेंट आता है, पार्लियामेंट है, तो इन सब के जरिए क्या होता है, जब जजमेंट आता है तो भले ही वो लेट आता है, लेकिन एक्यूरेट, लगभग एक्यूरेट आता है। 90% के आसपास सही होता है। टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आता अच्छे से है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी क्या रखे गए हैं, डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं। अटॉर्नी जनरल भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। ऐसे केवल प्राइम मिनिस्टर को रख देते, प्रेसिडेंट को नहीं रखते, तो क्या होता, उसको पता होता कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, आई एम द हेड, हमारे ऊपर कोई नहीं है। ऐसे ही प्रेसिडेंट अगर कुछ भी गलत काम करने लगे तो क्या होगा, उसको किससे एडवाइस लेनी है, पीएम से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो उसको भी पता, मतलब सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो कोई भी मनमानी ढंग से वहाँ पे बहुत ओपनली काम नहीं कर सकता। तो क्या होता है, हमारा जो डिपार्टमेंट्स है वो अच्छे से कहीं ना कहीं, जो एट अ नेशनल लेवल है कम से कम, वो अच्छे से चल पाते हैं। तो यहाँ पे इन सब की ज़रूरत है, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, तो क्या होता है, टाइम लगता है, लेकिन हमको चीज़ क्या होती है, वो अच्छी मिल पाती है, इसीलिए लॉज हमको बेटर मिल पाते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो क्या होता है, ही कैन सिट इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, फिर ही गिव्स एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर ही और सी कैन सिट इन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। किस जो अटॉर्नी जनरल होता है वो किसी भी हाउस के पार्लियामेंट में बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता है, बट कांट वोट। ही हैज़ ऑल प्रिविलेजेस एज एमपी, उसके पास सारी सुविधाएं वैसी ही होती हैं जैसे एमपी के पास होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के पास होती हैं।
या उससे भी कुछ ज़्यादा होती, क्योंकि एमपी किसी भी कोर्ट में नहीं बैठ सकता, बस यहाँ पे ये है कि वो वोट नहीं कर सकता है अटॉर्नी जनरल। फिर ही और सी इज अ पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ तक इतनी पावर है कि कोई भी कमेटी बनाए पार्लियामेंट, बहुत सारी कमिटीज़ बैठती रहती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पार्लियामेंट बनाती रहती है, तो उन कमिटीज़ में भी बैठ सकता है, मतलब उसमें साथ में वहाँ पे भी बैठ करके काम कर सकता है, कमेटी का मेंबर भी बन सकता है अटॉर्नी जनरल। फिर ही, लेकिन ये पावर किसके पास है, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ही और सी रिप्रेजेंट्स प्रेसिडेंट इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। ये जो होता है अटॉर्नी जनरल, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट को, किसके जरिए, अंडर आर्टिकल 143। अब इसी में अगर एडवोकेट जनरल देखें, अगर हम इसी में एडवोकेट जनरल देखें, तो जो कुछ भी हो रहा है वो स्टेट लेवल पे होगा, तो हम देखेंगे आगे डिस्कशन करेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड चीज़ें हमको डिस्कशन करनी है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।